कीन्स की जो अपनी थ्योरी थी, उस थ्योरी में कीन्स ने 2 सेक्टर के बारे में बोला, 3 सेक्टर के बारे में बोला है और 4 सेक्टर के बारे में बोला है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि हमारा मेन टॉपिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने 2 सेक्टर में पढ़ लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर पढ़ना है और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 4 सेक्टर पढ़ना है। इसके बाद ये टॉपिक ही ख़त्म, टॉपिक का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। ये गंदगी मत फैलाओ। तो 2 सेक्टर में तो पता है 2 ही आते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर में कौन आ जाएगा? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। देखो 3 सेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन है, हेडिंग डलेगी द गवर्नमेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर। हेडिंग डालनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर में क्या है फिर हमारे पास? गवर्नमेंट आ जाता है, तो लिखें द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये बात तो हमें पता है कि गवर्नमेंट भी हमारे इनकम को इन्फ्लुएंस करती है। किसी को नहीं पता? हाँ, तो गवर्नमेंट यही 2 चीज़ों के साथ तो खेलती है, टैक्स के साथ, हाँ, सब्सिडीज के साथ। उधार भी दे देती है सरकार, उधार भी दे देती है ना, बोराइंग्स। नहीं, कुछ नहीं है। देखो, वी एज्यूम दैट, नहीं, यहाँ से ना, वी हैव सीन अबव द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इनकम। गवर्नमेंट इनकम के लेवल को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू टैक्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, गवर्नमेंट परचेज एंड गवर्नमेंट बोराइंग्स। A comprehensive discussion on the effect of government fiscal policy is beyond the scope of this unit। देखो, हमें पता है कि गवर्नमेंट टैक्स, ट्रांसफ़र पेमेंट, परचेज और बोराइंग्स से क्या करते हैं? इनकम को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बढ़ाना घटाना वो कर देती है। लेकिन अगर और डिटेल में जाएं, हैं, बड़े लेवल पे देखें, तो हम वहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो अपनी फिस्कल पॉलिसी होती है वो इन सारी चीज़ों से तो काफ़ी ज़्यादा आगे होती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार अपनी बजट बनाती है अपना देश चलाने के लिए, तो उसमें क्या करना होता है
कि कुछ पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, और वो उस पॉलिसियों के बारे में अगर देखें तो वो इन सब से काफ़ी आगे है। ये तो बहुत फिर तो छोटे लेवल पे हो गए, जो हमने 3-4 बातें देखी छोटे लेवल पे हो गई। फिस्कल पॉलिसी से काफ़ी आगे बड़े लेवल पे आ जाती है। एंड देयरफॉर वी शैल लुक इनटू अ फ्यू वेरिएबल्स। तो हमें कुछ बातें देखनी पड़ेंगी। पहले इन्हीं को ही देख लेते हैं, टैक्स के बारे में। इनकम डिटर्मिनेशन विद लम्प सम टैक्स। देखो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इनकम, इन्फ्लुएंस करती है इनकम बाय टैक्सेस, ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट बोराइंग्स। यहाँ डालेंगे कि गवर्नमेंट की जो अपनी फिस्कल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी होती है इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस यूनिट। अब इन्हीं के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। इनकम डिटर्मिनेशन with lump sum tax। इनकम डिटर्मिनेशन विद लम्प सम टैक्स। पहला टॉपिक हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि जो एक इकोनॉमी की जो इनकम है वो टैक्स को कंसीडर करने के बाद, टैक्स को कंसीडर करने के बाद क्या इनकम बनती है इकोनॉमी की। देखें अगर हम ये बात मान के चलें कि सरकार सारा टैक्स एक साथ लगाती है, अगर ऐसा मान के चलें तो सही है, क्योंकि देखो सीधी बात है, इनकम भी हम बार बार ही कमाते हैं, टैक्स भी बार बार ही भरते हैं, तो बार बार कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा ही टॉपिक बन जाएगा ना ये, और हमें बड़े टॉपिक को तो छोटा बनाना है। इसीलिए इसमें बोला गया कि हम मान लेते हैं कि सारा टैक्स क्या है, लंप सम है, इकट्ठा एक ही बार में सारा टैक्स। यहाँ देखेंगे वी अज्यूम दैट द गवर्नमेंट इम्पोज अ लंप सम टैक्स, दैट इज टैक्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम। लंप सम टैक्स लग रहा है, एक ऐसा टैक्स जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब टैक्स बना दिया, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम इनकम कमाओगे तो टैक्स दोगे, इनकम नहीं कमा रहे तो टैक्स नहीं दोगे।
हैज़ अ बैलेंस्ड बजट जी इक्वल्स टू टी, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और वही टैक्स एंड ऑल्सो दैट देयर आर नो ट्रांसफ़र पेमेंट। ये भी बात मान लेते हैं कोई ट्रांसफ़र पेमेंट भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो कंजम्पशन फंक्शन है उसमें गवर्नमेंट का टैक्स आ जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा, बस गवर्नमेंट का टैक्स और आ जाना है। तो C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हुआ करता था, डी डिस्पोजल इनकम है ना, C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, पहले तो यही होता था, तो वहाँ लिखोगे इसमें लिखो कि जो गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है वो लमसम है, गवर्नमेंट imposes a lump sum tax। लम्प सम टैक्स का मतलब है ये टैक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है इनकम पे, डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम। तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि G इक्वल्स टू टी, गवर्नमेंट का अपना जो बजट होगा वो टैक्स से ही चल रहा है, फिर हैं गवर्नमेंट के सारे खर्चे या जो कुछ भी, जी क्या हो गया, गवर्नमेंट बजट, और टी का मतलब हो गया टैक्स। गवर्नमेंट का अपना जो बजट है वो टैक्स के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मान लो ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, तो इसका रिटर्न कैसे होता है? रिटर्न कैसे चलता है? गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट में सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन के बारे में बनाएगी। मान लो टैक्स कलेक्शन तो सब पे लगेगा, तो आराम देते टैक्स लगता भी सब पे। अच्छा ये जो टैक्स है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है ना, तो डायरेक्ट तो तुम लोग नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तो भर ही रहे हो, जीएसटी वगैरह तो भर ही रहे हो। तो घुमा फिरा के सारा जो टैक्स है वो सारा गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट का अपना जो बजट बनता है वो टैक्स के लिए ही बनेगा, जितना टैक्स उतना ही बजट, तो इसलिए जी इक्वल टू टी रहेगा, है ना। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो हमने ऊपर पढ़े सारी चीज़ें, ये टैक्स, ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का ही यहाँ पर हिसाब देखना है, बाकी ये सारे मान लेंगे कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये बात मान के चल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट का परचेज, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो टैक्स कमा रही है वही टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट का अपना इनकम बन जाएगा, या यूँ कह लो कि गवर्नमेंट अपने बजट में उसी टैक्स को रखेगी बस। हाँ, इनकम कितना कमाएंगे उतना टैक्स भरेंगे। अरे इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स छोड़ के बाकी सब होता है। जो ये टैक्स है, लमसम टैक्स है, ये पब्लिक की इनकम पे डिपेंड नहीं है, ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स लेना ही है, चाहे पब्लिक कितनी बहुत ज़्यादा इनकम कमाए चाहे बहुत कम कमाए, इतना टैक्स। अच्छा, उनको टारगेट दे दे, इतना देना है। टारगेट नहीं, गवर्नमेंट अपना टारगेट रखती है कि मुझे पब्लिक से इतना टैक्स लेना है क्योंकि मेरा बजट ये है। गुड्स एंड सर्विस पे भी, इनकम टैक्स पे भी, किसी पर भी लगा दे, उन्हें बस टैक्स चाहिए।
हाँ, अब सरकार का बजट है कि इस साल मुझे पूरा खर्चा करना है 1200 करोड़ रुपए, तो 1200 करोड़ का टैक्स इम्पोज कर देंगे। निकाल ली जीएसटी लगा निकाल ली। हाँ, तो ये है। अब ऐसे में तो गवर्नमेंट का जो टैक्स वाला सिस्टम है ये, इसमें हम क्या देखेंगे, कंज्यूमर कंजम्पशन फंक्शन हमारा आ जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन। तो पुराना वाला तुमने फंक्शन देखा था, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, है ना। और इसी को तुमने दूसरे रूप में पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, ये तो पढ़ा था। जिसमें ये जो इनकम है, ये इनकम टैक्स के साथ है, मतलब बिना टैक्स पे किए इतना कमा रहे हैं। अब बस ये देखना है कि टैक्स पे कर देने के बाद कितना आ जाता है। अगर टैक्स के बाद हम आगे बढ़ाएं गाड़ी को, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, तो रहेगा लेकिन D के साथ, डिस्पोजेबल इनकम YD का मतलब हो गया डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाला जाता है, तो YD बराबर क्या हो जाता है, इनकम उसमें से माइनस कर दिया टैक्स, ठीक है। जो T है वो हमारा टैक्स है, लंपसम टैक्स। अब टैक्स हटाने के बाद कंजम्पशन फंक्शन देखा जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम की बात आएगी फिर। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब एक और बात, इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, बोलो। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए जितना हमारा कंजम्पशन है उतना ही हमारी इनकम होगी, जितना कंजम्पशन उतना ही इनकम। वैसे तो ये होता है C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस, या AD इक्वल्स टू AS, ये तो होता है। AD इज इक्वल्स टू AS, AD हमारा C प्लस आई और AS हमारा हो गया Y। तो I तो हमारा जो है कांस्टेंट ही रहता है। अब जो चीज़ कांस्टेंट है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू इतनी ही है, तो इसको अगर हम रिमूव कर दें तो बात तो वही हो गई ना, C प्लस वाई। तो बात ऐसी ही है कि C प्लस C इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, कंजम्पशन जितना उतना ही इनकम हो जाएगा। अब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये सिंपली हमारा C प्लस वाई है। तो अगर हम इसको फिर ऐसा ही बना दें, इस कंजम्पशन फंक्शन में C की जगह Y लिख दें तो Y इक्वल्स टू A प्लस YD हो जाएगा। हाँ, ये मान लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, B आएगा। AS AD रख के तो
फिर इक्वेशन नहीं बन पाएगी ना जो बनाना चाह रहा हूँ। सी प्लस एस हो जाता, वो होता, वो हो जाता। तो देखो y इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी हो जाएगा। इसको ओपन किया जाए तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी और वाई डी का मतलब y माइनस टी, है ना। ये है। तो सिंपली हमारा इनकम तो यही है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ कहाँ घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वाली इनकम के लिए घूम रहे हैं। हाउस होल्ड वाली इनकम के लिए घूम रहे हैं। अगर हम और भी सेक्टरों में चले जाएं तो प्रोड्यूसर सेक्टर के जो अपनी इनकम है, अपना एक्सपेंडिचर, वो खर्चे तो करते हैं लेकिन वो किसी ना किसी की तो इनकम बनी जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके बाद गवर्नमेंट का आ जाएगा। गवर्नमेंट के अपने सारे कंजम्पशन, वही एक तरह से कंजम्पशन फंक्शन ही तो चल रहा है हमारा ये, जिसमें हमें पता है कि सी और वाई बराबर होते हैं। तो मैंने कंजम्पशन की जगह इनकम को लिख दिया कि टोटल इनकम एक देश की कितनी है, तो ए प्लस बी वाई माइनस टी, हाँ, और उसमें प्लस कर दिया इन्वेस्टमेंट, और वो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी तो कहीं ना कहीं इनकम बन जाएगी, हाँ, एडिशनली अगर जोड़ा जाए तो। और उसके बाद गवर्नमेंट के जो अपने खर्चे हैं वो भी किसी न किसी की इनकम बनती जाएगी। हो गया? ऐसा बोलना है? हाँ, बस इसको थोड़ा सा और डिटेल में करके समझा दिया और फॉर्मूला बना दिया। y इक्वल्स टू 1 माइनस बी, बी मतलब एमपीसी ब्रैकेट है ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, ये तुम्हारा y का फॉर्मूला हो गया। मतलब कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में तुम्हें इनकम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, और जितना इनकम आएगा वही कंजम्पशन कहलाएगा, है ना। जो भी तुम्हारा ये y कैलकुलेट होके आएगा वही तुम्हारा कंजम्पशन भी कहलाएगा। ये वाला कर लिया सारा। अब देखो सुनो, बहुत छोटे से में पुरानी बात जो थी वो ये कि अगर हम इसको देखें c प्लस आई इक्वल्स टू वाई, मतलब y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, और थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाएं तो यही y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस क्या हो जाएगा g, है ना। c की जगह वैल्यू अगर रखी जाए जो कि ऊपर है ही, ये a प्लस बी वाई डी रख दिया, और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे के वैसी रहेंगी, प्लस आई प्लस जी। तो y बराबर a प्लस बी वाई डी का मतलब हो गया y माइनस टी प्लस आई प्लस जी। तो इस तरीके से भी तुम ये वाला फार्मूला बना सकते हो। बढ़ जाएं आगे, देखो तो ये जो एक छोटा मोटा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज वी हैव द फॉलोइंग डाटा, c इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 वाई डी, c इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 वाई डी।
ये तो एक हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। अगर इसे हम अपने मेन कंजम्पशन फंक्शन से कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये ए है, ये बी है, और बाकी ये वाई डी है और ये सी है। मिल गए दो वैल्यूज़। आई हमें बताया 50, चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो अच्छी बात है। और जी बराबर टी, ये तो पता ही है हमें, गवर्नमेंट बजट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है। अच्छा, गवर्नमेंट बजट अगर मैं बोल रहा हूँ तो अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही मानना, क्योंकि इनकम के रूप में तो टैक्स है ना। क्योंकि पीछे ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझसे कहो कि ये तो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है ना, ये गवर्नमेंट बजट में तो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी तुम क्या मान लोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये टैक्स हो जाएगा इनकम। तो देखो, तो जी और टी दोनों बराबर है। वेयर सी इज कंजम्पशन, चलो ये तो पता ही हमें, आई इज इन्वेस्टमेंट, वाई इज डिस्पोजेबल इनकम, जी इज गवर्नमेंट लिख ही दिया, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टी इज टैक्स। चलो ठीक है, अब निकालने ये दोनों हैं। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी वाई बताना है, सीधी बात वाई बताना है कि कितना होगा। तो वाई के लिए अभी एक फॉर्मूला देखा, कौन सा देखा, ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। सारी बातें तो यही है। देखो करें सॉल्व। ए की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है 10, प्लस बी हमें पता है, हाँ एकदम बढ़िया से पता है। वाई डी नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि वाई माइनस टैक्स होता है, प्लस आई कितना आई, 50 आई, और ये 20, तो ये तो वाई हो गया। अच्छा, और देखो 10 प्लस 0.75, वाई तो हमें नहीं पता, लेकिन टी तो पता है 20। अब बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 20 50 70, 70 और 10 80, प्लस 0.75 वाई हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस करके और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.50, 15 आएगा शायद। $15.0 0.75 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब क्या करना है, तो ये 0.75 इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, 0.25, तो माइनस कर देंगे तो 0.25 वाई बचेगा, और 80 में 15 माइनस कर देंगे तो 65 बच जाएगा। अब 0.25 बाई डिवाइड में आ जाएगा तो इधर वाई बचा 65 अपॉन 0.25, तो 260 रुपये की इनकम है। हैं? अरे हमें तो इनकम बताना है, नेशनल इनकम, डिस्पोजल इनकम थोड़ी बतानी है। हाँ, डिस्पोजल इनकम बताना हो तो 20 माइनस कर लो। अच्छा, दूसरी बात, व्हाट इज़ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब के हो गया, के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो देखो के के लिए पहला फॉर्मूला तो है डेल्टा वाई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पुराना इनकम नया इनकम दोनों पता होना चाहिए, तो ये तो नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, डेल्टा वाई अपन डेल्टा आई, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और है इसका कि 1/MPS,
एमपीएस हमें पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, तो एक फार्मूला और है 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी क्या हमें पता है, लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एमपीसी की जगह लिख देंगे बी। अब तो पता है हमें, बी तो पता है वैल्यू, बस वही निकालना है। अब k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25, और इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 4। तो मल्टीप्लायर आ गया 4 रुपये। देखो यहाँ देखोगे, अगर तुम टैक्स है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट बोराइंग सब हैं, तो अभी हमने केवल टैक्स के साथ इक्विलिब्रियम को समझा। अब ट्रांसफ़र पेमेंट भी आ जाएगी तो उसके साथ भी समझेंगे, समझे? तो इसमें पहला टॉपिक तो तुम्हारा हो गया कंप्लीट, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इनकम डिटर्मिनेशन विद लंप सम टैक्स, है ना। चलो आगे बढ़ें कि ट्रांसफ़र पेमेंट भी अगर आ जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर ही रहे हैं, अगर इसमें हम गवर्नमेंट की इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, तब इक्विलिब्रियम इनकम का क्या हालचाल रहेगा। लिखेंगे नंबर 2 डालकर, इनकम डिटर्मिनेशन विद lump sum tax and transfer payments। इनकम डिटर्मिनेशन विद लंप सम टैक्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो इकोनॉमी के लिए इनकम ही बनी जाएगी एक तरह से, हैं? ठीक है, तो उसके लिए देखें, अगर पूरे कंजम्पशन की बात करते हैं, कंजम्पशन हमारे लिए क्या है, a प्लस वाई बी वाई डी, है ना, ये तो कंजम्पशन है। अब वाई डी का मतलब हमें पता है कि ये डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी कि y माइनस टैक्स। लेकिन अगर ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड करके चल रहे हैं तो टैक्स तो माइनस हो जाता है, पब्लिक की इनकम में से टैक्स माइनस हो जाता है, और पब्लिक की ही इनकम में ट्रांसफ़र इनकम वो ऐड हो जाता है, ट्रांसफ़र रिसीट्स ऐड हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम? तो देखेंगे y तो हमें पता है कि ये इनकम होता है, t ये हमें पता है कि ये टैक्स होता है, और tr इसे कहा जाता है ऑटोनोमस ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र। हाँ, एक ने पे किया तो दूसरे के लिए रिसीट हो गया। भाई कोई पे कर रहा है तो कोई रिसीव भी तो कर रहा है। ऑटोनोमस ट्रांसफ़र पेमेंट्स
ये हो गया हमारा वाई डी। डन। तो इस हिसाब से अगर मैं कंजम्पशन का पूरा फॉर्मूला लिखूं तो ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर आएगा। तो ध्यान दो, तो केवल और केवल इनकम ही तो चेंज हो रही है हर फॉर्मूले में, बाकी तो सारा वही कंजम्पशन फंक्शन ही जो 2 सेक्टर में चल रहा था वही चल रहा है। अब जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, अब जब इनकम निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर। 2 सेक्टर हो गया। फिर 3 सेक्टर में आएंगे आई, और फिर 4 सेक्टर में आ जाएंगे तो जी। क्या हुआ? ऑफिस क्यों नहीं गया? तो ये हो गया 3 सेक्टर का काम ख़त्म विद ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, इतना पूरा। अब जब इसी को और डिटेल में फॉर्मूला निकालने लगेंगे तो सीधे फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। तो तुम्हें इस वाले को याद रखने की ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन ये वाला तो याद रख ही सकते हो, ये आसान है। कर लिया, आगे बढ़ें। हाँ, अब इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा गवर्नमेंट परचेज, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स as a लमसम टैक्स, function of income। इसमें टैक्स लमसम नहीं आएगा। टैक्स अब एक फंक्शन के रूप में देख रहे हैं हम, यानी कि किसी फैक्टर की वजह से टैक्स चेंज भी होता जा रहा है। वही टैक्स जो हम अभी पीछे देख रहे थे, लमसम वाला ही है। बस क्या है कि अब यहाँ पर किसी कारणवश वो टैक्स चेंज भी हो जाएगा। देखो पीछे जो तुमने पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ लमसम टैक्स के लिए पढ़ा था, लेकिन रियलिटी में क्या है कि एक तो लमसम टैक्स है, लेकिन साथ ही साथ लमसम टैक्स एंड
प्रोपोर्शनल टैक्स भी रहता है। इसी को कहते हैं लमसम टैक्स को। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब कि जैसे जैसे इनकम चेंज होती जा रही है उस हिसाब से टैक्स भी चेंज होता है। एक तो लमसम है जो कि, और एक तरह से मान लो कि इनकम कुछ भी नहीं है तो भी टैक्स है। जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी कंजम्पशन है, ऐसे ही लमसम ये भी ऑटोनोमस ही है। जब तक कुछ मतलब बिना इनकम के भी पैसा आ जाना। ऑटोनोमस है ना, कुछ भी इनकम नहीं है फिर भी टैक्स है, तो एक तो वो लमसम हो गया। अब कुछ ऐसा टैक्स जो इनकम के अकॉर्डिंग बदलता जा रहा है तो उसे हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। जब हम कहेंगे टैक्स तो इसमें लमसम और प्रोपोर्शनल दोनों टैक्स आ गए। क्लियर? तो इसका मतलब कि जिस तरह से एक कंजम्पशन फंक्शन था जिसमें हम ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात लेके चल रहे थे, उसी तरह एक टैक्स फंक्शन भी होगा। टैक्स फंक्शन जो हमें बता रहा है कि एक इकोनॉमी में टोटल जो टैक्स है वो कितना है। तो टैक्स फंक्शन निकालना है तो तरीका क्या हो जाएगा इसका, t इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल t इंटू वाई। t इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल t इंटू वाई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन क्या है, तो जो कैपिटल T है ये तो हमें बता रहा है टोटल टैक्स, जो T बार है ये हमें बता रहा है ऑटोनोमस टैक्स, ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स। और इसके बाद स्मॉल t ये हमें क्या बता रहा है, ये बताता है टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट। ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, मतलब इनकम पे लगा है ये टैक्स रेट, तो इसलिए इसे इनकम टैक्स रेट कहा जाता है। और ये हाँ, और ये इनकम पे लग रहा है, तो वाई का मतलब हो गया इनकम। वो टैक्स रेट जो है जैसे 10% 15% टैक्स होता है ना, वो हो गया हमारा स्मॉल टी। ऑटोनोमस टैक्स, ये इनकम हो चाहे ना हो टैक्स इतना देना ही है। लमसम टैक्स, तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो फॉर्मूले में टी तो आ ही रहा था, अब वो टी फाइंड करने का तरीका हमें मिल गया, टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। अब अपने पुराने फॉर्मूले पे वापस जाएं अगर, तो हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी होता है ना। ये जो D है ये थोड़ा सा छोटे से में रखना है, यही होता है। अब वाई डी का तो तुम्हें पता ही है, मतलब अब क्या बनता है, y माइनस टी, ये बनेगा। हाँ या ना बोल दिया करो। t की अगर वैल्यू हम देखें तो हमें पता है कि t बार प्लस स्मॉल t y है, तो ये ऐसा हो जाएगा y माइनस
टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। बन गया। ब्रैकेट ओपन कर दें तो सारे माइनस में आ जाएंगे, तो y माइनस टी बार माइनस टी वाई, तो ये है हमारा वाई डी। क्लियर। अब कंजम्पशन में ये पूरी वैल्यू रख दें। कंजम्पशन में C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वाई डी की जगह पूरा वैल्यू रखेंगे y माइनस टी बार माइनस टी वाई। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। नाउ अब इनकम का अपना फॉर्मूला देखें, तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, इतना ही होता है। y की जगह तो y रखते हैं, c की जगह पूरी वैल्यू रख दें इसकी, अगर हमने जो अभी निकाली है, a प्लस बी ब्रैकेट y माइनस टी बार माइनस टी वाई, और i की जगह i और g की जगह g। बस बन गया फॉर्मूला। ओपन करो, सॉल्व करो, y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। अगर तब क्या करोगे, ऑब्वियसली ये b के साथ, ये b को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करो, और y वाले जो टर्म है वो सारे इक्वल टू के उधर ले जाओ, कॉमन निकालो, y उधर छोड़ दो, बाकी सारे इधर ले आओ, फिर मल्टीप्लाई का डिवाइड में कर दो। तो फाइनली जो आंसर बनेगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी, 1 माइनस बी और b के ब्रैकेट में 1 माइनस टी, और मल्टीप्लाई में a माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी। ये है फाइनल इनकम निकालने का हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ जो एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो 1 अपॉन 1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये वाला जो हिस्सा तुमने निकाला है ना अभी, ये एक तरह का मल्टीप्लायर काम करता है। ये मल्टीप्लायर का काम करता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर यानी कि ये ही k की वैल्यू हो गई। बोलो। हाँ, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, तो पढ़ते हुए आ रहे हो, 1 अपॉन 1 माइनस बी पढ़ते हुए आ रहे हो। और जो b है अगर टैक्स देने के बाद आ रहा है तो 1 माइनस टी कर देते हैं, ये आफ्टर टैक्स हो गया। 1 माइनस टी का मतलब हो गया टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स रेट माइनस कर दिया। जैसे अगर टैक्स रेट है 20% है, तो b के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 80% को करेंगे। अगर टैक्स हमारा 20% है, समझे, तो 1 माइनस 20 का मतलब क्या हो गया फिर 80%। तो जो MPC है यानी कि B है, B का मल्टीप्लाई हम सीधे 80% से करेंगे।
यानी कि जो हमारे कंजम्पशन करने की जो कैपेसिटी है, बी मतलब MPC तो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमारी जो कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो पूरा 100% नहीं है, वो सिर्फ 80%, मतलब हमारे जो हाथ खुले हैं वो केवल 80% के लिए खुले हैं। 20% तो टैक्स ने हाथ बांध दिया, क्योंकि ये 20% गवर्नमेंट का है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए अगर मल्टीप्लायर निकालने जा रहे हो तो 1/1 माइनस बी ही करते हैं टैक्स माइनस करने के बाद। इतनी बात हो गई, हो गए 3 पॉइंट। फिर आ जाएंगे चौथे पॉइंट पर। इनकम डिटर्मिनेशन with tax as a function of income determination with tax और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। अब यहाँ सारे आ गए, टैक्स आ गया, ट्रांसफ़र पेमेंट आ गया, गवर्नमेंट परचेज है ना, गवर्नमेंट परचेज और गवर्नमेंट बोराइंग। तो ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना दोनों। गवर्नमेंट बोराइंग्स उधार लेने में भी तो इंटरेस्ट पे करना ही है, तो गवर्नमेंट बोराइंग्स और गवर्नमेंट परचेज ये सारे एक्सपेंडिचर में आ गए। तो अब सारा फैक्टर एक साथ इकट्ठा हो गया। तो सबको एक साथ मिला दिया जाए अगर, तो फॉर्मूला बन जाएगा कंजम्पशन के लिए। तो फॉर्मूला है A + BYD, राइट। और YD निकालने का तरीका है Y में से टैक्स माइनस करें। टैक्स माइनस करने का मतलब है पूरा टैक्स फंक्शन, यानी कि T बार माइनस स्मॉल ty, और इसमें क्या कर दें, तो इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ दें। ट्रांसफ़र पेमेंट जुड़ता है ना। अब सीक्वेंस समझ में आ रहा है पूरा। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला हो गया A + BY माइनस T बार माइनस TY + TR। अब इनकम के लिए देखेंगे तो इनकम का फॉर्मूला पता ही है, C + I + G होता है। C की जगह लिखी दें वैल्यू A + BY माइनस T बार माइनस TY + TR, और इसके बाद I और उसके बाद G। ये Y हो गया। कुल मिला जुला के पूरा सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू वही बनेगी जो अभी पीछे बनती हुई दिख रही थी, 1/1 माइनस B ब्रैकेट 1 माइनस T कंप्लीट ब्रैकेट A माइनस B T बार प्लस B T R प्लस I प्लस G। अब इसमें भी ये चीज़ जो है मल्टीप्लायर ही है, ये 1/1 माइनस B ब्रैकेट 1 माइनस T, ये मल्टीप्लायर है।
ठीक हो गया। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन 4 सेक्टर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसमें बस तुम्हें इंपोर्ट फंक्शन को समझ लेना है, बाकी सारा खेल हो जाएगा। फोर सेक्टर का मतलब क्या है, क्या क्या आ जाएंगे इसमें? हाउस होल्ड आ जाएगा जिसके लिए हमें पता है कि सी होता है, प्रोड्यूसर आ जाएगा जिसके लिए हमें पता है आई होता है, गवर्नमेंट आ जाएगा जिसके लिए हमें पता है जी होता है, और फॉरेन सेक्टर आ जाएगा जिसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक हो जाता है इंपोर्ट। समझो। यहाँ कंजम्पशन फंक्शन तुम्हें पता ही है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? a प्लस बी वाई डी। इन्वेस्टमेंट तो ये कांस्टेंट रहती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स टैक्स पर डिपेंड करते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर टैक्स फंक्शन देखना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, टैक्स आ गया, ट्रांसफ़र पेमेंट आ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ गए, तो हम वहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, टैक्स और ट्रांसफ़र पेमेंट, सारी चीज़ें। इसको और डिटेल में अगर देखा जाए तो टैक्स को पूरा टैक्स फंक्शन के रूप में दिखा देंगे। जो टी है वह क्या हमारा टी बार प्लस स्मॉल टी वाई और प्लस में टी आर। प्लस क्यों करा? यहाँ माइनस लगाना ना, टैक्स तो माइनस होता है, टैक्स माइनस होगा ना, यहाँ पर भी ये माइनस। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट तो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हो ही जाता है। बाकी जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के लिए भी एक फंक्शन बन जाता है, इंपोर्ट फंक्शन कहते हैं उसे। ठीक है, इंपोर्ट फंक्शन बन जाएगा। देखें ज़रा इंपोर्ट फंक्शन को। इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है, इंपोर्ट फंक्शन को कहेंगे m, और m निकालने का तरीका हो जाएगा m इज इक्वल्स टू m बार प्लस स्मॉल m इंटू वाई। अब यहाँ m तो हमें पता है कि ये टोटल इंपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट। m बार, हाँ, ऑटोनोमस इंपोर्ट, ऑटोनोमस इंपोर्ट, ठीक है, या इसी को कहते हैं ऑटोनोमस
कंपोनेंट, इंपोर्ट या कंपोनेंट। हो गया। स्मॉल एम ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कैसे निकाला जाएगा ये एम पी आई हुआ ना, अब तक एम पी सी चल रहा था, ये क्या बना ये एम पी आई। कैसे निकाला जाएगा? तो चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन इनकम, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट निकालने का तरीका। इंपोर्ट फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें तो इक्विलिब्रियम देखना है, इक्विलिब्रियम इनकम को देखना है। फॉर्मूला लगाते स्टार्ट कर देते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में, हाँ वही बता रहा हूँ, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमें पता है कि ये C प्लस आई होता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमें पता है कि ये C प्लस आई प्लस जी होता है। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में ये हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये फॉरेन सेक्टर का हो गया दूसरा। अब एक एक करके सारे फंक्शंस को अगर लिख दिए जाएं तो कैसा रहेगा? देखो y इज इक्वल्स टू सी कंजम्पशन फंक्शन, तो इसके बारे में तो हमें वैल्यू पता है, a प्लस बी बी वाई, चलो d के साथ ही चलते हैं पहले, प्लस i प्लस जी प्लस x माइनस m का पूरा फार्मूला ही है, M बार आएगा ना। चलो m लिख दो अभी। अब b वाई डी की जगह पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, y माइनस टी, है ना, सिर्फ टी बार टी लिखेंगे और टी की जगह लिखना होगा टी बार प्लस टी वाई। लंबा करवा रहे हो, उसी टी को टी बार बनाओ। तो वही बता रहा हूँ, अब माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस टी बार माइनस टी वाई। उसको भी ब्रैकेट में डाल देते ना। और एक और चीज़ प्लस टी आर, लगा दिया। ये हो गया डिस्पोजेबल इनकम, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, अब देखो m का हमें पता ही है कि m जो होता है वो m बार प्लस कैपिटल m स्मॉल m इंटू वाई होता है। तो ये माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कैपिटल M बार माइनस स्मॉल m वाई। तो ये माइनस से आया तो आता ना, ब्रैकेट में डालेगा, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो पहले से माइनस है। अच्छा, स्मॉल माइनस में ये माइनस में नहीं है। अभी तो m थोड़ा माइनस है, m को खोला है ना। यहाँ से सीधे y की वैल्यू निकाल दो। देखो अभी तो y अंदर भी है ना, एक सेपरेटेड y निकालना होगा जिससे हमें
मल्टीप्लायर भी मिल जाए तो y इज इक्वल्स टू सर 1/1 माइनस b प्लस स्मॉल m 1 माइनस b प्लस m ब्रैकेट a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी सिर्फ बीटी बार बी टी ऑप्शन लिख देंगे दोबारा वही एक्स टी बार होगा ना प्लस एक्स माइनस एम बार और बीटीआर कहाँ गया सर? टी आर होगा ना, कहाँ है? नहीं लिखा? बताओ सर बताओ कहाँ काटूं मैं अच्छा खासा वही लिखने ही वाला था, डालो टी बार के चक्कर में स्लिप हो गया। तो ठीक है माइनस बी टी बार प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स सिर्फ टीआर अब चुप रहे तू सिर्फ टी आर और क्या रह गया? बीटीआर नहीं होगा? सर में लिखा नहीं है क्या? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अगर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y बीटीआर होगा सर y टी बार हो गया, बी टी इधर चला गया, बीटीआर होगा सर y उधर चला गया, बी टी आर बीटीआर होगा बी टी आर हो गया और ऑडिशन नहीं करना। अब इसके बाद एक्सपोर्ट की बारी। इसके बाद y इज इक्वल्स टू ए प्लस y की वैल्यू निकाल दो अब सीधे। y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी। हम भी देखेंगे क्या होता है। अब जो ये टैक्स रेट है वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टी समझ ही रहा था बीटी क्यों नहीं आया है नीचे में? प्लस एम। पता है मेरे यहाँ दर्द हो रहा था और मार दिया नहीं हाँ, सर ये से रिकॉर्ड कर लो। ये क्लास है। आगे शांत। इसके बाद ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी बार टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। ये सीधे y की वैल्यू आ गई। अब इसमें तुम्हारे पास जो मल्टीप्लायर आया वो ये रहा, सर एमसीक्यू में आएगा ये सीधा सा भाई सर जो प्रोवाइडेड चैप्टर है वो इतना इजी क्यों है जुड़ी चलिए सच बोल रहा हूँ सिर्फ इसको बोला कि मारा है। ये मल्टीप्लायर है किसका मल्टीप्लायर? ये मल्टीप्लायर हो गया ना। 4 सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का काम करता है ये। अरे वो तो टैक्स मल्टीप्लायर था, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। अगर इसमें एक्सपोर्ट वाला फैक्टर जोड़ दिया जाए सर अब कल जोड़ना कहीं अंदर हो गया सर। अरे अरे क्या हो गया? हो गया फिर अगली क्लास बहुत लेट हो जाएगी हाँ जी सर, तो उसमें भी रह जाएगा। 12 बजे 12:30 बजे आ जाना और उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा बड़ा है। देखो बस इतना सा रहता है।
जितना ज्यादा रहो बस बुक में दिख रहा है। उतना सही है। देखिए यहाँ अगर हम देखें चेंज इन एक्सपोर्ट, चेंज इन एक्सपोर्ट यानी कि डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा हमारे इनकम पर भी, इनकम भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई। चेंज इन एक्सपोर्ट का रिजल्ट हमें हमारे इनकम पे देखने को मिलेगा। इनकम भी चेंज हो जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट घटेगा तो इनकम भी घटेगी। ठीक है, इससे क्या है, एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बन जाएगा विदाउट टैक्स। इससे हमें मिलेगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मिलेगा। इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और मेरे ख्याल उल्टा नहीं है। सही है, 1 माइनस बी माइनस एम। ये यहीं खड़ा हो गया। बी माइनस स्मॉल एम लिखना भाई है। क्योंकि मल्टीप्लायर देख रहे हैं ना, मैं सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी देख रहे हैं। मल्टीप्लायर में वही तो देखा जाता है। तो बी एम पी सी है और एम पी आई है। बाद बाकी अगर इससे हम एक फंक्शन बनाने लग जाएं, फंक्शन मतलब इनकम का फॉर्मूला, तो y प्लस डेल्टा वाई। देखो इनकम में इनकम जुड़ रही है, चेंज इन इनकम जो है जुड़ रही है। तो y प्लस डेल्टा वाई जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम। ये वही वाला, ये यही है 1 माइनस बी प्लस एम। हाँ, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो ये 1 माइनस बी प्लस एम ही बनेगा। तो ये वही है। ठीक है, ब्रैकेट ए माइनस बी टी। अब ये टी में अपना टैक्स सारा जो है जोड़ लेना, पूरा टैक्स फंक्शन, प्लस एक्स माइनस एम बार प्लस डेल्टा एक्स। सब वही था, बस चेंज इन एक्सपोर्ट और जुड़ गया, सारा वही है। ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा हमारा, ये हमारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फिलहाल ये यूनिट तुम्हारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके समापन के साथ साथ तुम्हारे 6 चैप्टर पूरे ख़त्म।